इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे थे, उधर से गवर्नमेंट को गिराया गया और इसके पीछे फिर से मैं कहता हूँ बदनीयती थी। और उसके बाद चोरों को ऊपर मुसल्लत किया गया जो 30 साल से इस मुल्क में चोरी कर रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन केसेस हमने नहीं बनाए थे। 95% जो करप्शन केसेस थे वो इनके दौर के बने हुए थे, उनको ऊपर मुसल्लत किया गया। उन्होंने आते साथ ही अपने सारे करप्शन के केसेस ख़त्म किए। और अफसोस ये है कि जो FIA के केसेस, ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, जो 4 गवाह थे वो आते साथ ही 2 महीने के अंदर मर गए। 4 गवाह सारे हार्ट अटैक से मरे। कोई इतनी उम्र का नहीं था कि जिसको हार्ट अटैक होता। और जो एक इन्वेस्टिगेटर था डॉक्टर रिजवान, वो भी हार्ट अटैक से मरे। तो इन लोगों को ऊपर मुसल्लत किया गया। इन्होंने अपने आप को ड्राई क्लीन किया और जो मुल्क की माइशत है उसको, जो मैंने शुरू में बात की थी, उसको उधर इन्होंने धकेल दिया है कि आज नए साल में हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह गई। या बड़ा मुश्किल फैसला है IMF के पास जाने के लिए, या उससे भी मुश्किल फैसला है IMF के पास ना जाने के लिए। ना जाएं। अगर हम IMF के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है, क्योंकि इन्होंने माइशत का जो सत्यानाश किया है, ये कोई हमारे मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं है। बल्कि हम पढ़ते थे इकोनॉमिक हिटमैन क्या करता है आके, कि वो मुल्क को मकरूज कर देता है और फिर मुल्क के जो सारे असासे हैं वो फिर बाहर की कुव्वतों को सस्ते दाम पे दिए जाते हैं। ये एक बड़ी फेमस किताब है इकोनॉमिक हिटमैन की। तो ये भी वही अब सिचुएशन है कि तकरीबन ऐसे लगता है साजिश के तहत इन चोरों को लाया गया, जिन्होंने आके मुल्क की माइशत बिल्कुल नीचे गया और ख़ुद अरबों रुपए, 1100 अरब रुपए के केसेस अपने माफ़ करवा लिए। तो आज हम जिधर खड़े हैं, मैं, क्योंकि नया साल है, पहला दिन है, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात आएंगी। अब तैयारी कर ले मेरी कौम कि महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है, इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी, जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। लेकिन मैं आपको, अपनी कौम को, सिर्फ ये मुश्किलात जो सामने खड़ी हैं, एक आपको पैगाम देना चाहता हूँ। और मैं उन पाकिस्तानियों को भी जो 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए इन पिछले 7 महीने में, और ये जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बाहर जा रहे हैं मुल्क से, मैं उन सब को कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब कौम में मुश्किल वक्त आता है ना, तो आप छोड़ के बाहर नहीं भाग जाते, आप खड़े होकर मुकाबला करते हैं उसका, और फिर मुश्किलें हल हो जाती हैं। हमारे से बहुत बुरे हालात जर्मनी और जापान के थे दूसरी जंग अजीम के बाद। वहाँ भी तकरीबन कोई बिल्डिंग ही नहीं खड़ी थी, फैक्ट्रियाँ तबाह हो गई थी, शहर सारे तबाह हो गए थे। उनकी ये समझें कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि उधर से कोई खड़ा हो सकता है। लेकिन वो दोनों मुल्क चंद सालों के अंदर अपने पैर पे खड़े हो गए। और वो क्यों खड़े हुए? क्योंकि दोनों कौमें थीं, उन्होंने बाहसियत कौम मुकाबला किया। मुश्किल वक्त का कौमें मुकाबला करती हैं। ये नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त आता है तो आप मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाएं। तो मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ, हमने मिल के इसका मुकाबला करना है। ये जो हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, इनका हमने मुकाबला करना है। हमने बाहर नहीं भाग जाना। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकाल लेंगे, कभी जेल में डालेंगे, मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं। तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यहीं खड़े होकर इसका मुकाबला करूंगा। जान को खतरा है, लेकिन मैं यहीं मुकाबला करूंगा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह ने हमें एक तोहफा दिया है पाकिस्तान, और कायद आज़म ने कहा था कि कोई ताकत पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि कायद आज़म ने तब सोचा था कि हम बाहसियत एक कौम जो अपनी आज़ादी को एक समझती है कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, तो हम बाहसियत कौम मुकाबला करेंगे। लेकिन हम कौम नहीं बन सके। लेकिन खुशखबरी ये है कि पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मेरा मुल्क एक कौम बनने जा रहा है।
اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ہر مقابلے کا ہر مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے. تو میں نئے سال میں پھر سے آپ کو مبارک دینے کے بعد کہتا ہوں تیار ہو جائیں. ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے اس سے, اور انشاءاللہ ہم نکالیں گے. ہم جب ایک کرائسس آتا ہے تو وہ ایک موقع بھی مل جاتا ہے, ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاحات کریں, اپنے اداروں کو ٹھیک کریں. سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی لے کے آئیں, اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ اگلے تباہی آ رہی ہے راستے میں, اس سے صرف نکلنے کا ایک کام ہے کہ قوم ساری کھڑی ہو جائے کہ ہم یہاں عدل اور انصاف چاہتے ہیں, ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لینا چاہتے ہیں. جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ایک ملک کے اندر اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے چوری کرتا تھا تو اس کو نہیں پکڑتے تھے, کمزور کو پکڑتے تھے, وہ تباہ ہو جاتی تھی. اور حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے, حضرت عمر جب خلیفہ بنے, دونوں نے پہلی تقریروں میں کہا کہ ہم انصاف قائم کریں گے, ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. تو یہ ہم ساری قوم کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اب اس میں سے نکلنا ہے, قانون کی حکمرانی ہوگی, جنگل کا قانون نہیں ہوگا جو آج پاکستان میں ہے کہ طاقتور چوری کرے اور معاف ہو جائے اور بیچارے غریب لوگ جیلوں میں ہوں, اور وہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائیں اور ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہ ان کو پکڑنے کا. تو میں اب جس کے لیے میں نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے, کیونکہ پہلا سال تھا تو میں نے آپ سب کو تیار کرنا تھا ساروں کو, تاکہ میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہوں. تو ہم نے سب نے مل کے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے. بھاگتے نہیں ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. لیکن آج میں نے جو میڈیا ٹاک کیا وہ اس لیے کہ ہم نے جب سیلاب آیا پاکستان میں تو ہم نے پیسہ اکٹھا کیا. میں شوکت خانم کے لیے 30 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں, نمل یونیورسٹی کے لیے پچھلے 15 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں, اس سے بھی زیادہ 17 سال سے. تحریک انصاف کے لیے بھی 17 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں. میں ہمیشہ جو بھی پیسہ اکٹھا کرتا ہوں ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹلی, شفافیت سے کرتا ہوں, اور میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے سارے اپنے اکاؤنٹس رکھتا ہوں. تو جو ہمارا جو یہ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ ہے, یہ جو الیکشن کمیشن ہے, وہ میں چیلنج کرتا ہوں آج کہ صرف ہماری پارٹی کے سارا فنڈ جتنی ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے. 40,000 ڈونرز ہم نے ڈاکیومنٹ کیے ہوئے, جبکہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا یہ نہیں ہے. اور اسی طرح جو نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے کوئی چیک کر سکتا ہے ہمارے اکاؤنٹس, ہم سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے. تو میں جو ہم نے سیلاب میں پیسہ اکٹھا کیا تھا اس کی آج میں چاہتا ہوں ڈاکٹر ثانیہ آپ کو پریزنٹیشن دے سیلاب کے, جو ہماری جتنا پلیجز آئے تھے ان میں سے کتنا ہم نے خرچ کیا, کتنا آگے کرنا ہے, جتنی ابھی پلیجز آنی ہیں وہ ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بتائیں گی. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلاب تھا اس نے پاکستان کے گورننس سسٹم کو پبلک کے سامنے لے کے آیا کہ کون سی حکومت نے کتنی تیاری کی تھی کہ اگر سیلاب جیسا ایک اوپر سے عذاب آتا ہے, ایک مشکل وقت آتا ہے, تو ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے. تو پختونخوا کا آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو نوشہرہ جو سب سے زیادہ ونربل ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے, تو انہوں نے جو بندے ہماری حکومت کے دوران اربوں روپے کے جو بند بنائے تھے اس نے نوشہرہ کو بچا لیا. اس کے بعد جو پنجاب میں 2 جگہ, ایک تونسا شہر, وہ اگر وہاں انویسٹمنٹ نہ اربوں روپے کی جاتی اس کی پروٹیکشن میں تو وہ ڈوب گیا تھا سارا. اور پھر جو لاہور کے اندر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بنائے ہیں یہ ہمارے حکومت کے دوران, تو جب لاہور میں پانی آتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا, وہ ٹینکس میں چلا جاتا ہے, وہ پانی سے پھر پودوں کے پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن سندھ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ سندھ کا فلیٹ ہے, اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ جب پانی آتا ہے تو وہ ڈرین کر سکے. تو جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال بنائی گئی تھی وہ پانی کو ڈرین کر کے لے کے جانا تھا سمندر میں. اب وہ 2020 میں وابڈا نے ہماری حکومت کے دوران وہ جو اپنا انہوں نے ایریا کمپلیٹ, وہ کینال کا جو کمپلیٹ کرنا تھا وہ کر دیا تھا.
उन्होंने 7 शहर तक वापडा ने जो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल कहा था वो पूरा कर दिया था, लेकिन जो आगे सिंध हुकूमत थी उसने वहाँ से आगे लेके जाना था पानी समुंदर तक, वो नहीं उन्होंने किया। उसकी वजह से तबाही बहुत ज़्यादा मची उधर। आपके सामने सिंध के हालात थे, और उसमें सारे जो हमारे लोग हैं वहाँ बताते हैं कि बदनीयती भी थी, ताकतवर ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए कमज़ोर की ज़मीनें डुबो दी। ये सारी हमें रिपोर्ट्स हैं। तो हमने फैसला किया था कि जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो हम सारे पंजाब में देंगे, पख्तून सारे सूबों को देंगे। तो जो सिंध का पैसा था वो अभी डॉक्टर सानिया आपको बताएंगी। हम उनसे जो डेटा मांग रहे हैं सिंध हुकूमत से और NDMA से, वो हमें डेटा ही नहीं दे रहे। तो ताकि हमने 1 अरब का फैसला किया था सिंध में बांटने का, लेकिन उसका डेटा ही नहीं मिल रहा। तो डॉक्टर सानिया आपको सारी इसकी डिटेल्स देंगी। तो डॉक्टर सानिया प्लीज़ आप ज़रा आप लोगों के सामने जो भी कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना आना है और वगैरह प्लीज़ लोगों के सामने बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम सुनने वालों को नए साल की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, और खुदा करे कि अल्लाह ताला ये नया साल हमारे मुल्क के लिए खैर का सबब बना के लाए। फ्लड डोनेशंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो आप सब जानते हैं कि चेयरमैन साहब ने 3 टेलीथॉन्स की थी। वक्तन फ़वक्तन हम उन डोनेशंस की क्या यूटिलाइजेशन है, क्या स्टेटस है, वो हम स्लाइड्स पब्लिक भी करते रहे, मगर आज एक जामे स्लाइड डेक हम पब्लिक कर रहे हैं जिसका URL अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस पर आपको तमाम तफसील डोनेशंस के हवाले से नज़र आ जाएगी। कुछ सीधा बातों की मैं तफसील आपके सामने रखना चाहती हूँ। स्नैपशॉट ये है कि हमारे पास टोटल प्लेजेस 15 अरब की आई थी 3 टेलीथॉन्स में। अभी तक हमारे अकाउंट्स में 4.6 अरब जमा हो चुके हैं, और ये डिफरेंस क्यों है ये इस पे अभी मैं तफसील आपको बताती हूँ। 3.4 अरब चीफ मिनिस्टर पंजाब के फ़ंड में, 1.2 अरब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के फ़ंड में, ये मेन डोनेशंस हैं। अभी तक ये 4.6 अरब की जो डोनेशंस आई हैं उसमें 3.6 अरब जो हैं वो खर्च हो चुके हैं, और आज की तारीख़ में हमारे 2 डैशबोर्ड्स जो हैं वो भी हम पब्लिक करने जा रहे हैं, जिनके URL अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन डैशबोर्ड्स पे आपको एक्सपेंडिचर की तमाम तफसीलात आप देख सकेंगे, और मैं अभी आपको ये कुछ दिखाऊंगी भी। 1 अरब जो है हमने सिंध के लिए रखा हुआ है। वो चेयरमैन साहब जब सिंध गए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था, और हम डेटा अवेट कर रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो सर्वे है वो मुकम्मल हो चुका है, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सिंध में भी सर्वे मुकम्मल हो गया होगा। तो जितना जल्दी वो हमें डेटा देंगे उतना जल्दी हम ये 1 बिलियन जो है, 1 अरब जो है, वहाँ पर 40,000 लोगों को में बांट देंगे। इसकी तफसील भी और पॉलिसी आगे आपको बताती हूँ। ये जो प्रेजेंटेशन आज हमने पब्लिक की है उसमें अकाउंट्स जो कलेक्ट कर रहे हैं, जितनी फ़ंड कलेक्शन हुई है, जितने राउट से हुई है, जितने चैनल से हुई है, उनकी तमाम तफसील है। जो हमने प्रोसेस अडॉप्ट किया है सर्वे के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, पेमेंट्स के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसकी भी तफसील दर्ज है। फ़ंड कलेक्शन जो हुई है इसमें हम स्लाइड डेक में हमने ये भी बताया कि इंटरनेशनल डोनर्स से कितना आया है, डोमेस्टिक डोनर्स से कितना आया है। 66% डोमेस्टिक डोनर्स से आया है, 34% इंटरनेशनल डोनर्स से आया है। ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं उसकी भी तफसील है। ट्रांजैक्शन साइज़ जो है, यानी कि साइज़ ऑफ डोनेशन फॉरेन डोनर्स का कितना है, यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो डोमेस्टिक डोनर्स हैं, उनकी एवरेज साइज़ ऑफ डोनेशन क्या था। थोड़ा सा मैं तफसील से बचाना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर ये सवाल होता है कि 3 टेलीथॉन्स में प्लेज तो लोगों ने 15 अरब किए हैं, मगर आपके अकाउंट्स में इस वक्त 4.6 अरब मौजूद हैं। ये क्यों है, ये समझना बहुत अहम है। इसकी 3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि तकरीबन 3 से 4 अरब की जो प्लेजेस थी वो हमारे अकाउंट्स में आनी नहीं थी। उन लोगों ने
टेलीथॉन से इंस्पायर होके कमिटमेंट्स की थी, मगर उन्होंने अपने चैनल से ये खर्चा करना था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 4.3 अरब की जो क्रेडिट कार्ड डोनेशंस हैं वो फेल हुई हैं, और ये मैं कोई आपको आर्बिट्ररी कोई फिगर नहीं बता रही, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये फिगर दी है कि 4.3 बिलियन रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड बाहर से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फेल हुई हैं। इसकी भी 5 वजूहात हैं। 58% जो अमाउंट है ये 4.3 अरब में वो इसलिए फेल हुई है क्योंकि जो ओनर ऑफ द स्कीम यानी कि मास्टर कार्ड या वीज़ा जो क्रेडिट कार्ड है, उन्होंने ये डोनेशन ऑथराइज नहीं की। पाकिस्तान पैसे भेजने में लोगों को काफ़ी मसाइल सामने आते हैं, और इस वजह से ये बहुत बड़ी रकम जो है हमारे अकाउंट्स में नहीं आ सकी। 15% जो है वो ऑथेंटिकेशन फेलियर है, और इसके भी आगे कई रीजंस हैं, यानी कि जो OTP उन्होंने जो OTP आता है आपके फ़ोन पे जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं वेबसाइट पे जाके, या वो एक्सपायर हो गया, या CCV 3 डिजिट नंबर जो पीछे लिखा होता है क्रेडिट कार्ड के वो इनकरेक्टली उन्होंने डाला, तो 15% ऑथेंटिकेशन फेलियर्स हैं। 21% जो फेलियर्स थे इस 4.3 अरब में, वो भी इश्यूअर बैंक यानी कि जो बाहर का बैंक था उन्होंने डिक्लाइन किए, और उसकी वजह ये थी कि या तो क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं थी, या उस क्रेडिट कार्ड पे डू नॉट ऑनर मार्क था। और अक्सर क्रेडिट कार्ड्स जो बाहर के मुल्कों में होते हैं वो छोटी मोटी रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं। अगर वो एकदम $5,000 पाकिस्तान भेजना चाहें तो उनका इश्यूअर बैंक उनको ब्लॉक कर देता है। 2% जो फेलियर्स थे वो टेक्निकल एरर्स थे, या तो उसमें सिस्टम डाउन था, और या तो वो हमारी एक प्रॉब्लम की वजह से था, क्योंकि हमने जब ये पहली टेलीथॉन चेयरमैन साहब ने की तो 48 घंटे के लिए हमने जो डोनेशन की लिमिट थी वो $10,000 रखी थी। हमें मालूम नहीं था कि लोग बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स में डोनेशन करेंगे। तो 2% फेलियर्स इस वजह से थे कि या तो सिस्टम डाउन था, या वो लोग जो $10,000 से ज़्यादा पहले 48 घंटे में डोनेट करना चाह रहे थे उनकी भी जो डोनेशन थी वो डिक्लाइन हुई। और 4% ऐसी फेलियर्स थे जो कि रिस्क ब्लॉक्ड बिन में थे, यानी कि उन क्रेडिट कार्ड्स पे कोई क्वेश्चन मार्क्स थे और उनके इश्यूअर बैंक ने उनको ब्लॉक कर दिया। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि 4.3 अरब की एक ख़तीर रकम थी जो डोनेट नहीं हो सकी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड फेलियर्स इन 5 मदों में थे जिनकी तफसील मैंने आपके सामने रखी, और ये दूसरी कैटेगरी थी। और तीसरी कैटेगरी उन डोनर्स की है जो कि ख़ास तौर पर जो अमेरिका के डोनर्स हैं और जो शौकत खानम हॉस्पिटल में अब बड़े दिल खोल के अतियात देते रहते, पिछले कई साल दहाइयों से देते रहे हैं, वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमारे पास फ्लड डोनेशंस की एक 501c3 एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि अमेरिका में उनको टैक्स बेनिफिट मिले। एक फाउंडेशन वहाँ रजिस्टर हो चुकी है और टैक्स फ्री स्टेटस के लिए एप्लीकेशन इस वक्त पाइपलाइन में है। तो इस वक्त शायद आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा हो, ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से जो प्लेज्ड अमाउंट और अकाउंट्स में जो अमाउंट है उनमें फ़र्क है। स्लाइड्स में हमने और भी बहुत तफसील सामने रखी है। ट्रांसपेरेंसी की पेश नज़र शफाफियत को मलहूज़ रखते हुए आपको हमने ये भी बताया है कि हमारे अकाउंट्स कौन से हैं, उनकी गवर्नेंस कैसी है, उनकी यूटिलाइजेशन डिसीजंस कैसे होते हैं, और अभी यूटिलाइजेशन से पहले उनमें कितने पैसे थे। हमने शफाफियत के पेश नज़र ये चीज़ भी पब्लिक की है कि हमारे जो 3 बैंक्स में जो डोनेशंस आ रही थी, प्लस जो PITB के थ्रू जो क्रेडिट कार्ड डोनेशंस जो राउट हो रही थी, और तमाम डोनेशंस उनकी वो किस किस कैटेगरीज में आ रही थी। क्या वो ओवर द काउंटर लोग पैसे दे रहे थे,
या वो डोमेस्टिक ट्रांसफर्स थे या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस थी या डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस थी या वायर ट्रांसफ़र आ रही थी, तो ये अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कोडेड बाय बैंक्स, ये डिटेल आपको 6 मदों में नज़र आ रही है कि ये पैसे किस तरह से आए थे। कुछ मैं तफसील बताना चाहती हूँ कि हमारा प्रोसेस क्या था। हमने चेयरमैन साहब की ये हिदायत थी कि जैसे हमने कोविड में डिसबर्समेंट की थी, बिल्कुल ही गैर सियासी बुनियादों पर, बिल्कुल ही शफाफियत को सामने रखते हुए एक गैर जानिबदाराना अंदाज में बिला तफरीक, उनकी हिदायत ये थी कि डिज़ाइन पेमेंट सिस्टम इसी तरह से डिज़ाइन हो। 4 चीज़ों को मैं मेंशन करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि केपी और पंजाब में हम सर्वे जो करेंगे वो डिजिटल सर्वे होगा, और केपी में जो स्कूल्स को मॉनिटर करते हैं उनके लिए ऐप बनाई गई, उनको ट्रेन किया गया। पंजाब में अर्बन यूनिट को ये काम दिया गया और तमाम जो डेटा कलेक्शन हुई वो डिजिटल तरीके से हुई और मौके पे खड़े होके हुई, ताकि जो जियो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि कंप्यूटर में उस जगह के कवायफ आ जाएं, और फिर वो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे डैशबोर्ड्स पर विजिबल होती थी, जो अभी आप देख रहे हैं। और ये बहुत अहम था क्योंकि गुज़श्ता अदवार में जब कोई आफात आती थी तो ऐसे होता था कि लोग वडेरों के घरों में जाके वहाँ बैठ के पेपर बेस्ड सर्वे कर लेते थे और कोई शफाफियत नहीं होती थी कि कहाँ सर्वे हो रहा है, और उसमें सियासी मुदाखलत का बहुत बड़ा अंसर होता था। तो सबसे पहले तो दोबारा एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि डिजिटल सर्वे था, जियो टैग्ड इंफॉर्मेशन थी, डैशबोर्ड्स पे कंट्रोल रूम में जो चाहता है आज भी पंजाब और केपी में हम आपको ये इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमने प्री पोस्ट फ्लड इमेजेस जो थे, जो भी डेटा आया जहां भी वो जियो टैग हुआ उसमें हमने प्री पोस्ट सैटेलाइट फ्लड इमेजेस डाले, ये दिखाने के लिए कि क्या कोई घर उनसे बाहर तो नहीं है। तीसरा, हमने ये डिसाइड किया कि हम पेमेंट सिस्टम में इनोवेशन लाएंगे। हाँ, क्योंकि गुज़श्ता अदवार में जो पेमेंट होती थी वो चेक्स के ज़रिए होती थी, पे ऑर्डर्स पेपर इशू होते थे, वो नीचे पटवारियों के हाथों में ग्रास रूट लेवल पे जाते थे और उसमें बहुत बदउनवानी होती थी, भत्ते लिए जाते थे लोगों से। हमने इस दफ़ा ये डिसाइड किया कि बैंकों की ब्रांचेस में पेमेंट होगी, सीसीटीवी कैमरे की आंख के नीचे पेमेंट होगी, डिजिटल पे ऑर्डर होगा, ताकि कोई किसी भी बैंक ब्रांच में चले जाए, बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में, तो उसका पे ऑर्डर रिट्रीव हो जाए और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से पेमेंट होगी ताकि उसमें बदउनवानी ना हो। हमने ये इंसिस्ट किया कि इनको फुल बैंक अकाउंट्स दिए जाएंगे, इनको एटीएम कार्ड्स दिए जाएंगे, इनको एटीएम एक्सेस होगी, इनको चेक्स दिए जाएंगे ताकि इनको रिस्पेक्ट से पेमेंट हो बैंकों की ब्रांचों में, और ये पहली दफ़ा हुआ मुल्क में। और चौथी जो हमने डिसीजन किया वो ये कि तमाम इंफॉर्मेशन हम पब्लिक करेंगे। जो एग्रीगेट इंफॉर्मेशन है वो हम पासवर्ड्स के बगैर लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तहसील लेवल की इंफॉर्मेशन, और जो इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन है जहां नाम है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखेंगे ताकि अगर कोई देखना चाहे तो ऑडिट की आंख से, मॉनिटरिंग की आंख से, तो उनको भी हम वो दिखा सके। टेलीथॉन के जरिए जमा होने वाली रकम से सैलाब ज़दगान की इमदाद का शफाफ और मुनज़्ज़म निज़ाम तरतीब दिया गया है। पहले मरहले में मकामी आबादी की नुमाइंदगी की हामिल सर्वे टीमें घर घर जाकर डिजिटल सर्वे के जरिए घर के कोऑर्डिनेट्स और मुकम्मल कवायफ जमा करती हैं। ये मालूमात कंट्रोल रूम के डैशबोर्ड पर जमा कर दी जाती हैं, जहां जिला और तहसील के हर घराने का जामे रिकॉर्ड महज 1 क्लिक की दूरी पर मौजूद होता है। सैलाब ज़दा इलाकों की सैटेलाइट तस्वीर भी डैशबोर्ड पर मौजूद होती हैं, ताकि ये अमर यकीनी बनाया जा सके कि इलाका वाकई आफत ज़दा है और अहल अफराद को भी इमदाद फराहम की जाए। दूसरा मरहला शफाफ तरीके से अदायगियों का है। अहल सलाह मुतासरीन को एक मैसेज के जरिए मुतलका बैंक ब्रांच की निशानदही की जाती है। बैंकों के जरिए अदायगी का मकसद सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड है, जिससे बदउनवानी का खदशा कम से कम हो जाता है। फ्रॉड से बचने के लिए अदायगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद की जाती है, ताकि सिर्फ मुतलका अफराद ही रकम की वसूली के मजाज हों। अहल अफराद की सहूलत के लिए तमाम अहल अफराद को बैंक अकाउंट और ATM दिए जा रहे हैं, ताकि उन्हें रकम निकालने या सेव करने में मसला ना हो। मैं चेयरमैन साहब आपकी इजाज़त से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ KP का,
PDMA का, KPIT बोर्ड का, बैंक ऑफ खैबर का, कि उन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। जो आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि ये सिस्टम डिज़ाइन करें, उन्होंने पूरा ताउन किया। और ना सिर्फ ये टेलीथॉन फंड्स के लिए ये यूज़ हुआ, ये उनकी तमाम हाउसिंग कॉम्पनसेशन के लिए ये इस्तेमाल हुआ। अब अगर आप लाइव डैशबोर्ड पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पहले तो टोटल हाउसेस डैशबोर्ड पे क्लिक कर लें। ये पब्लिक डैशबोर्ड है, जो कोई भी इसको जाके देख सकता है। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन नहीं है। आप देख सकते हैं कि केपी में टोटल हाउसेस डैमेज 53,000 लगभग, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड 13.5 बिलियन। अभी तक 34% पेमेंट हो गई है, 4.5 अरब पे हो गए। और इस 4.5 अरब में 1.2 अरब वो हैं जो टेलीथॉन से रेज हुए थे, जो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर केपी के फंड में आए थे। पब्लिक डैशबोर्ड पर अगर आप देखें तो समरी स्टेटिस्टिक्स आप देख सकते हैं कि टोटल डैमेज घर कितने थे, अभी पाइपलाइन कैसे चल रही है, कितना डेटा पीडीएमए के पास है, कितना डेटा बैंक के पास है, कितने अकाउंट्स खुल चुके हैं, कितने अकाउंट्स क्रेडिट हो चुके हैं, ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं। फिर अगर कोई अपने डैमेज घर का स्टेटस देखना चाहे और अपना CNIC डाले यहाँ पर, तो उसको उसका स्टेटस पता चल जाएगा कि क्या उसका डैमेज टाइप क्या था और उसका केस स्टेटस क्या है, क्या बैंक के पास है, क्या पीडीएमए के पास है, क्या उसका अकाउंट खुल चुका है। ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है ये पब्लिक डोमेन में है। अब हमने इंडिविजुअल जो इंफॉर्मेशन है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइट पे रखी हुई है, ताकि एक एक इंडिविजुअल का हिसाब हम दिखा सकें। और इसमें अगर आप लॉगिन करेंगे और अगर आप कॉम्पेंसेटेड केसेस की लिस्ट खोलेंगे तो आपको लोगों के नाम, उनका फादर्स नेम, उनका CNIC, अब अपडेटेड CNIC इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि जब ये पहला रिकॉर्ड पहली दफ़ा आया था तो उसमें कोई डिस्क्रेपेंसी थी। पीडीएमए ने वापस भेजा और कहा कि इस डिस्क्रेपेंसी को रिजॉल्व करें। उसका डैमेज टाइप लिखा हुआ है, उसका डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, उसका तहसील लिखा हुआ है और जो पैसे उसको दिए गए हैं उसकी भी तफसील इस पे है। तो ये डाउन टू द लास्ट माइल हमारी कोशिश थी कि एक गैर सियासी बुनियादों पर एक शफाफ, मुनज़्ज़म, गैर जानिबदाराना अंदाज से एक नई रिवायत रखी जाए कि तमाम डिटेल्स पब्लिक की जाएं, क्योंकि बारहा हमने देखा है हुकूमतें प्रॉमिसेस बहुत करती हैं, बहुत प्रॉमिसेस करती हैं, मगर साल गुजर जाता है और डिसबर्समेंट की कोई डिटेल नहीं होती। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी डैशबोर्ड है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ केपी का है। यहाँ भी इंफॉर्मेशन कुछ पब्लिक डोमेन में है और कुछ पासवर्ड्स के पीछे है। ये तो रही तफसील केपी और पंजाब के हद तक। चेयरमैन साहब की हिदायत थी कि ये जो पैसे हम इकट्ठे कर रहे हैं ये सिर्फ केपी और पंजाब के नहीं हैं, ये और प्रोविंसेस और वफाक की इकाइयों में भी बटेंगे। बलूचिस्तान की हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ केपी से ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए हेल्थ एंड लाइफ स्टॉक कैंप्स लगाएं, जो कई हफ्ते पहले लग चुके थे। सिंध के लिए, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, 1 अरब हमारे पास पड़ा हुआ है। जो पॉलिसी डिसाइड हुई है वो ये है कि कैश ट्रांसफर्स होंगे, बैंक की ब्रांचेस से होंगे, इसी तरह ट्रैकेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि पंजाब और केपी में ट्रैकेबिलिटी प्रोवाइड की गई है। जो घरों की सिलेक्शन है वो डेटा एनालिटिक्स की बुनियाद पे होगी, मगर उसके लिए हमें सर्वे डेटा चाहिए। अगर हमारे पास हमें सर्वे डेटा ना मिले तो वो हम एक डिमांड ड्रिवन प्रोसेस से उसको कंसिडर करेंगे। जो कैश ट्रांसफ़र्स यहाँ पर हमने करने हैं वो 40,000 लोगों को करने हैं और 25,000 का कैश ट्रांसफ़र होना है, और जैसे ही हमें डेटा प्रोवाइड होगा तो ये पेमेंट्स फ़ौरन कर दी जाएंगी। जी सानिया, शुक्रिया। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो सिंध हुकूमत है, हमारे पास 1 अरब रुपया पड़ा हुआ है, हमें डेटा चाहिए। और जिस तरह भी सानिया ने कहा कि अगर हमें डेटा मिल जाए
تو ہم نے 40,000 گھروں کو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو پیسے پہنچائیں۔ میں دوسری چیز صرف اپنی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے ملک میں جب بھی کوئی سانیہ ہوا تو قوم نے ویسے دل کھول کے پیسہ دیا جو کہ شاید میرے خیال میں اور دنیا کے ممالک نہ دیں۔ پاکستانی وہ قوم ہے جو جب بھی ان کو ٹیسٹ کیا جائے تو یہ بڑے کھلے دل سے پیسے دیتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے وہ مثال بیٹھا ہوں کہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا سالانہ کوئی 9 ارب کا خسارہ ہوتا ہے۔ جب 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے تو 9 ارب کا خسارہ ہے۔ ہر سال میری قوم وہ خسارہ پورا کرتی ہے۔ اسی طرح نمل یونیورسٹی ہے جو کہ 90% سے 95% مفت پڑھ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس، جو کہ ان گھرانوں سے ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے، اس کے لیے بھی لوگ پیسے دیتے ہیں۔ اور دوسرا شوکت خانم پشاور میں ہے، اس کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، وہ بھی چل رہا ہے۔ اور وہ سارا یعنی افغانستان تک وہ کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے سارا نارتھ میں، لاہور کے نارتھ میں، جو کہ کینسر کا اس طرح کا علاج بھی کرے اور مفت علاج کرے غریبوں کا۔ اور پھر اب کراچی میں تیسرا ہسپتال بن رہا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ سب کے لیے یہی قوم پیسے دیتی ہے۔ تو میں صرف اپنی قوم کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹرسٹ کیا اور یہ ٹیلی تھون میں پیسے دیے۔ ثانیہ نے بتایا کہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک تو امریکہ کے اندر جب تک ٹیکس سٹیٹس نہ ہو تو ان کو ٹیکس ریبیٹ نہیں ملتی، اس لیے وہ پیسے روکے ہوئے انہوں نے۔ اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ کریڈٹ کارڈ سے 4.2 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا کیا کیا مسئلے ہمیں آئے ہیں۔ باہر سے امریکہ سے پاکستان پیسے جب ٹرانسفر ہوتے ہیں تو بڑا پرابلم آتا ہے، بینکس بڑا پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے آپ کو بتا دیا۔ اور یہ اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں کہ کیوں نہیں آیا پیسہ، وہ اسٹیٹ بینک نے ثانیہ کو بتایا جو انہوں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ۔